क्वेश्चन ऑफ द वीक। ड्रामा सीरियल दुनियादारी के एपिसोड नंबर 6 में सवाल था कि जमशेद को महविश का फोन कितने बजे आता है। इसका सही जवाब है 3 बजे। ड्रामा सीरियल दुनियादारी के एपिसोड नंबर 6 में कपरी की तरफ से माइक्रोवेव ओवन जीतने वाले खुशनसीब जैनब आ गई है तो क्या मैं उसे धक्के देकर निकाल दूं? जैनब आपी को यूं सहारा देने का मतलब है हम लोग उसके सास ससुर के रिश्ते की नफी करेंगे। आप जाके अता मोहम्मद साहब से मिलकर उनकी सुलह करवा दें। हो भाई, ओ बेटा, यूसुफ ने अकेले नहीं, तीनों भाइयों ने घर छोड़ दिया है और जैनब अब वापस नहीं जाएगी। मैं उससे बात कर चुका हूं। यूसुफ भाई, अगर जैनब आपा आ गए 4 दिन के लिए तो ठीक है, ये उनका अपना घर है। मगर यूसुफ भाई ने ये क्या किया कि साथ में मंजूर और उसके बीवी बच्चे भी ले आए। बेटा, रिश्तेदारियों की बड़ी मजबूरियां होती हैं। अब जैनब क्या करती? जैनब ये करती कि मंजूर को मशवरा देती कि भाई अपने ससुराल जाओ। मंजूर के ससुराल बहावलपुर में है और वो नौकरी छोड़ के जाने से तो रहा। मगर यहाँ तो एक हंगामा खड़ा कर दिया उन लोगों ने। सारा दिन चूल्हे के पास गुजर जाता है मेरा, नौकरानी लगी उनकी में। ओ बेटा, दुनियादारी है, अब घर आए हुओं को धक्के तो नहीं दिए जा सकते ना। तो तुम जरा उनके साथ बैठकर खाना खा लिया करो तो क्या फर्क पड़ जाएगा तुम्हें? पापा जी, अगर हम साथ में बैठ के खाना खाने लगे तो ताल्लुकात बढ़ेंगे, टीवी देखेंगे, इकट्ठे बैठ के खाना खाएंगे, तो मंजूर और उसकी फैमिली तो यहाँ से कभी नहीं जाएंगे। हाँ? मंजूर बेटा जी, हम यूसुफ की तरह आपको भी अपना दामाद ही समझते हैं बेटा। मगर मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे अंदर कुछ गैरों की सी झिझक है। नहीं आंटी, ऐसी तो कोई बात नहीं। सबसे पहले खाना खा के फारिग हो जाते हो। आंटी जी, मंजूर हमारी निस्बत जल्दी खाना खा लेते हैं। भाभी, मैं देख रही हूँ आपने ठीक खाना नहीं खाया। भाई ऐसे नहीं चलेगा। अपना न समझते तो सामान उठाकर तुम्हारे साथ न चले आते। भाभी, अब क्या बातों से ही पेट भरना है? स्वीट डिश तो बाकी है। अरे मैं लेके आ रही हूँ। याद करा दिया। मुझे मालूम है कि आपको स्वीट डिश बहुत पसंद है। देखो जवान, तुम नहीं समझोगे। अरे घरेलू हालात पर जितनी नजर औरत की होती है ना, उतनी मर्द की नहीं होती। ये फौजिया पहले भी ससुराल वालों से झगड़ कर आई थी, मामूली सी रंजिश थी, ठीक करा दी, और अब तो वो राहत को भी लेकर आ गई है यहाँ पर। ये मेरा घर है, कोई हॉस्टल नहीं है। अनीला, जरा सोचो, अब ऐसा भी तो नहीं हो सकता कि मैं उसका सामान उठा के बाहर फेंक दूं। भाई आपके बाप को उसका। फौजिया अगर इस घर में हमेशा के लिए आ गई तो मेरी बेटी का तो कल मुस्तकबिल तारीख समझो। अरे लोग कहेंगे इनकी बेटियों का तो काम यही है, दामादों को उनके घरों से उखेड़ के ले आती है। ठीक है, मैं राहत से बात करूंगा कि वो अपने रहने के लिए अलग इंतजाम करें। हाँ बिल्कुल, और फिर ये देखो कि हमारी जाती जिंदगी कितनी डिस्टर्ब होती है। ठीक है। और उसने सोचा होगा राहत ने कि बिना काम किए कराए यहाँ पर अच्छा स्टेटस मिल रहा है। अरे उनको चाहिए मेहनत करे, जद्दोजहद करे, अपनी जिंदगी बनाए खुद। बर्तन नहीं टूटने चाहिए, इंसान टूट जाए बेशक, दिलों को टूट जाने दे, लेकिन बर्तन नहीं टूटने चाहिए। क्यों तोड़ा तुमने बर्तन? क्यों तोड़ा तुमने बर्तन? बर्तन नहीं टूटने चाहिए।
क्या शोर मचाया हुआ है? भाभी कुछ तो हिसाब से काम लिया होता। क्या किया? अगर अपने बच्चों को भी एक थप्पड़ लगा देती ना तो मैं समझती अपने माँ बनकर। ओहो, मेरे बच्चे जब भी टीवी देखने लगते तुम्हारे बच्चे उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होने देते। एक मुसीबत उठा रखी है इस घर में। हुआ क्या है जायदा? हमें पूछना तो आपको मुझसे चाहिए था और आप भाभी से पूछ रही हैं। बस आज के बाद कोई बच्चा टीवी नहीं देखेगा, मैंने बंद कर दिया है। और बेटा ये क्या है? बेटी जैनब, तुम्हें पता तो है कि ये प्लॉट अरशद के नाम का और कुछ उसने अपने ससुर से और कुछ दफ्तर से कर्जा लेकर कोठी इन्होंने बनवाई है और जायदा अपनी मलकियत जता रही है बेटे, और कोई बात नहीं है। क्या भाई की शादी के बाद? हाँ बेटा, मगर मैं हूं ना। कहाँ है आप? तुम ठीक कहती हो, हम खुद दोनों मियाँ बीवी बहू बेटे के घर में गिरवी पड़े हुए। अबू उनके बच्चे हमें रोज मारते और वो हमें टीवी भी नहीं देखने देते। आपको रोज मारते हैं बेटा? जी। आपको टीवी भी नहीं देखने देते? नहीं। बेटा हम खुद हालात के मारे लोग हैं, अपना घर होते हुए भी पनाहगुज़ीन बने हुए। अच्छा तुम जाओ खेलो बेटा, मैं समझा दूंगा। जाओ, शाबाश। अगर इतने दिल उदास है तो अपने घर चले जाओ ना वापस। कहते हैं कि सफर पर रवाना होने के बाद मुड़कर नहीं देखा करते। मंजूर, आपको नहीं पता यहाँ कितनी सियासत चल रही है। तुम्हारे घर में भी सियासत, मेरे घर में भी सियासत। बताओ हम सियासत से बचकर किधर जाएं? तो अलग घर ले लेना। तुम्हारे ख्याल में मैं इतना बेवकूफ हूं कि मेरे जहन में यह ख्याल भी नहीं आया होगा? राबिया बेगम, पुराने कपड़े और मकान में एक फर्क होता है। पुराने कपड़े तो ढेरों की सूरत में मिल जाते हैं, मगर मकान नसीबों वालों को मिलता है। राहत जी। मकान देखा है? मकान किसके लिए? किसके लिए नहीं, अपने लिए। मगर फौजिया ने तो मुझे मकान देखने के लिए दिया। वो तुम्हें कैसे कहेगी, हालांकि इस घर की जमीन उसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, मगर महज अपनी हठधर्मी और बेवकूफ़ी निभाने के लिए वो तुम्हें कुछ नहीं कह रही। आंटी, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। मैं तो तुम्हें बहुत अक्लमंद समझती थी कि शायद तुम इशारों की जबान समझते हो, पर नहीं। बरखुरदार अपना घर अपनी जन्नत होता है। अपनी जन्नत अलग बसाओ, ये मेरी जन्नत है। और फिर कब तक ससुराल के टुकड़ों में पलते रहोगे? और वो जो किसी ने कहा है ना, बहन के घर भाई और सास के घर जवाई दोनों एक से ही होते हैं। तो मुझे करना चाहिए। मगर तुम कहाँ जा रहे हो, कुछ बताओ तो सही। कहाँ जा रहा हूँ ये मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ से जा रहा हूँ। तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। तुम यहाँ चंद दिन और गुजार सकती हो, लेकिन मेरे लिए यहाँ एक एक लम्हा कयामत का गुजारा है। मुझे ये घर छोड़ना है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मगर जाएगी कहाँ? ये बात बाजी कुलसुम को थप्पड़ मारने से पहले सोचनी चाहिए थी। अगर तुम्हारे इस घर में हैसियत मुतनाज़िर थी तो मुझे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। मेरे माँ बाप का घर छीन लिया, अपने माँ बाप के घर तुम रह नहीं सकती। कौन कहता है? तुम्हारी सौतेली माँ। शुक्र करो कि उन्होंने मुझे धक्के नहीं दिए, मगर धीमे लहजे में एक एक बात कह दी। यही सलूक होना चाहिए था मेरे साथ। अनीला ने राहत को ऐसा क्या कह दिया जो तुम इस कदर लाल पीली हो रही? दस्तूर की बात है कि जब बेटी ब्याह दी जाती है तो वो अपने घर की हो जाती। और बेटी जिस घर में पैदा होती है वहां से बेदखल कर दी जाती है। हम तुम्हें बसाना चाहते हैं और तुम्हारे उसी घर में वापस ना जाने से हमें यूं लगता है जैसे तुम्हारी शादी ही नहीं हुई। आई एम सॉरी डैडी, लहजा आपका है और अल्फाज किसी और के। फौजिया, तुम अब शादीशुदा हो,
तुम्हें शादीशुदा जिंदगी की मजबूरियों को समझना चाहिए। मुझे नहीं पता था डैडी कि आप इतने मजबूर हो जाएंगे कि अपनी बेटी को घर से जाने से मजबूर कर देंगे। इट्स एनफ। तुम ये चाहती हो कि जो ज़लज़ला तुम अपने ससुराल में लाई हो वो इस घर में भी आए। नो वे, मैं इसकी कभी इजाजत नहीं दूंगा। पूरा घर उदासी की लपेट में है। खाली खाली सहन, खाली खाली कमरे, खाली खाली सहन। महविश, मेरी नजर में तो रिश्तों की अहमियत ही खत्म हो गई है। शमशेद, I just can't understand. आखिर तुम्हें हो क्या गया है? वही जो हुआ करता है इस किस्म के हालात में। जब तक तुम यूनिवर्सिटी नहीं आओगे ना, तुम इसी तरह डिप्रेशन का शिकार रहोगे। और वैसे भी ये ऐसे हालात तो है नहीं जो दुनिया में पहली दफा किसी के सामने पेश आए हैं। मुझे पता है, लेकिन क्या करूं महविश। एनीहाउ, मैं शायद कल आऊं। मैं इंतजार करूंगी बहुत बेचैनी से। तुमने इस सारी सिचुएशन में मुझे अपना नहीं समझा। हाँ, इसका अफसोस जरूर रहेगा मुझे। एनीवे, I'll see you tomorrow then. Bye. Okay. अल्लाह हाफिज। क्या शादी के बाद बाप के घर पे बेटी का कोई हक नहीं रहता? रहता है बेटी, अगर बाप के हाथ मजबूत हो तो। क्या मतलब? बेटा, ताकत होती है पैसे से, और अब पैसा कमाता है हमारा बेटा। और हमारे बेटे की लगामें उसकी बीवी के हाथ में है। मैं तो जब से रिटायर हुआ हूं, दूसरे दर्जे के शहरी के तौर पर जिंदगी गुजार रहा हूं। आप फिक्र न करें अंकल, हम जितने रोज रहेंगे हिसाब करके खाने के पैसे दे देंगे। नहीं, यूसुफ बेटा, ये बात नहीं है। अरशद को ज्यादा इतराज इस बात पर है कि चलो तुम तो दामाद थे, 2-4 दिन रह भी लेते तो कोई बात नहीं थी। तुम अपने साथ वो मंजूर को भी ले आए। अब वो मंजूर यूसुफ के भाई हैं। मगर वो अरशद का भाई तो नहीं है जो वो उसे बर्दाश्त करे। उसकी बीवी सारा दिन कोड़-कोड़ करती रहती। अम्मी, फिर हम क्या करें? जो इन बातों का नतीजा निकलता है वही करो। ये नहीं, हम यहां से चले जाएं। मैं कैसे कह दूं? कई दफा मजबूरियां भी सुन के शक्ल इख्तियार कर लेती। बेटा, अपने माँ बाप को एक मजबूर समझकर माफ कर दे। अम्मी प्लीज, अम्मी प्लीज, ऐसा मत करें, ऐसा मत करें मेरी बेटी। इंशाल्लाह कल सुन ठीक हो जाएंगी। मैंने उसका पूरा सेशन किया है। असल में वो एक बहुत हसास लड़की है। उसे कोई ऐसा सदमा पहुंचा है जिसकी उसको तवक्का नहीं थी। डॉक्टर साहब, चुप सी लग गई है मेरी बेटी को। चुप भी टूट जाएगी एक दिन, और नॉर्मल होने में कुछ वक्त तो लगेगा। हाँ भाऊ यार, डॉक्टर साहब ठीक कहते हैं, कुछ वक्त तो लगेगा ना, और वक्त ही सबसे बड़ा मरम होता है। आप इन्हें हफ्ते में एक बार जरूर ले आया करिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। डोंट वरी। अरे साहब, 3-4 मकान दिखा चुका हूं आपको, किसी की गली आपको पसंद नहीं?
किसी में मालिक नीचे रहते हैं और किसी ने मकान में पार्टीशन कर रखी है। देखो भाई, मैं तो साजे से घबराया हुआ एक आदमी, मुझे तो इंडिपेंडेंट एक मकान चाहिए। एक मिनट, लो जी, तो फिर ये ठीक है आपके लिए, ये कोठी ले ले आप। 2 बेडरूम है, ड्राइंग डाइनिंग किचन और अटैच बाथ भी है, बाहर की तरफ बरामदा भी। मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल ठीक है आपकी फैमिली के लिए। इसका किराया कितना है? यही सिर्फ 7,000। 7,000? क्या हो गया मकान के किरायों को? फैशन, प्राइवेसी के नाम पर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम टूट रहा है। देखें साहब, पहले एक छत के नीचे 4 भाई रहते थे, अलहदा हुए तो 4 मकानों की जरूरत तो पड़ी ना। खेतों में खड़ी फसलों की इतनी कीमतें नहीं बढ़ रही साहब, जितना खड़े खड़े मकानों के किराए बढ़ रहे हैं। भाई 7,000 किराया तो मेरी पहुंच से बाहर। तो फिर ठीक है, आपकी पहुंच का मकान मैं आपको 2-3 दिन में अरेंज कर दूंगा। जमशेद, क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसे तो नहीं थे। महविश, ना मैं ऐसा हूं और ना होने की तमन्ना है। पता नहीं, यूं लगता है जैसे जैसे हमारे घर में कोई तूफान आया जो हमारी सारी खुशियां, सारे रिश्ते तोड़ फोड़ गया। ऐसा ही होता है, पहले खानदान बनते हैं फिर तकसीम हो जाते हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन में भी यही बात आई है कि ज्यादा से ज्यादा 3 नस्लें इकट्ठी रह सकती, उसके बाद तोड़फोड़ का शिकार हो जाते हैं। महविश, मेरा तो शादी पर से यकीन ही उठ गया। चंद लोगों की बेवफाई की वजह से तुम्हें ये नतीजा तो नहीं निकालना चाहिए ना। अच्छा, ऐसा करते हैं, तुम्हारे घर की बेरौनकी को खत्म करने के लिए ना मैं रोज तुम्हारे घर चक्कर लगा लिया करूंगी। हाउस दैट? और वैसे भी तो मैंने एक दिन तुम्हारे घर आना ही है ना? नहीं, वो दिन आएगा भी या नहीं? Why do you say that? आएगा, जरूर आएगा। चलो मैं तुम्हें अच्छी सी कॉफी पिलाती हूँ। Let's go. राबिया, दोपहर के खाने का क्या बंदोबस्त? मंजूर, अब इस घर में किचन तो है लेकिन बर्तन ही नहीं है, पकाएं किससे? ऐसे करे बाजार से ले। बाजार से क्या ले आऊं? बर्तन या खाना? लो, काम तो बन गया। आप ऐसे करें कि बाजार से चावल ले आए, मैं मिनटों में उबाल देती हूँ। खाली चावल खाएंगे? बाजार से सालन भी ले आए। राबिया, कब तक बाजार से लाकर खाते रहेंगे? कब तक? मंजूर, आखिर इस घर को मुकम्मल होने में कुछ वक्त तो लगेगा ना। इस मकान को तो शायद हमारे बच्चे भी घर न बना सके। जो हवेली तुम छोड़ आई हो, उस हवेली में हम कितने सुकून से आबाद थे। जो फैसला करते हैं ना, उस पर कायम भी रहते हैं। घर छोड़ने का फैसला मेरा नहीं, तुम्हारा था। तुम्हें वहां अपने और अपने बच्चों का मुस्तकबिल तारीख नजर आता था ना। अब इंतजार करो उनके मुस्तकबिल रोशन होने का इस किराए के मकान में, जिसे तुम घर कह रही हो। मंजूर, अगर तुम इस तरह घबराओगे ना तो कुछ नहीं कर सकोगे तुम। अच्छा, मैं दफ्तर चक्कर लगाऊं। 6-7 दिन हो गए वहां से गायब हूं, पता नहीं क्या सोचते होंगे। तुम जल्दी से मेरी कोई कमीज इस्त्री कर दो। मगर मंजूर, इस्त्री तो घर में है ही नहीं। वो हाँ तो हम ज़ैनब की इस्तेमाल करते थे ना, आप बाजार से करवा लो। जब घर का सामान पूरा नहीं था तो क्या जरूरत थी अलग होने की? इस्त्री ज़ैनब की, वॉशिंग मशीन ज़ैनब की, बर्तन बाबूजी के, घर दादा जान का। क्या तुम्हारे पास सिर्फ बर्बाद होने का आइडिया था? क्या क्या लाऊंगा मैं बाजार से? हाय, ये क्या किया? बंद क्यों किया? ये
अता मोहम्मद की हवेली नहीं है कि लोग चुप रहेंगे। ये नया मोहल्ला, नए लोग हैं, जवाब दे देंगे। अभी तो आजादी मिली है। आजादी का बताओ ये है कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है। क्या है राहत, तो बताओ ये हमारा ड्राइंग रूम कैसे है? बस ठीक है। देखो ना, हमारे मेहमान आएंगे तो यहाँ बैठा करेंगे। तो पहले क्या हमारे मेहमान सड़क पर बैठते थे? राहत, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मुझे अलहदा होने की तावीलें मत दे प्लीज। चाय पीनी है? कुछ खाना है? ज़ैनब, उस हवेली में भी तुम्हारा दम घुटने लगा था, सांस लेने में तकलीफ महसूस हो रही थी तुम्हें। आप तो बड़े आराम से थे ना वहां पे। आराम से तो मैं तुम्हारे माँ बाप के घर में था। मैं तो क्या, मेरा भाई बेचारा भी बुत बना अपनी जिल्लत बर्दाश्त करता रहा। यूसुफ, आपको पता तो है अब वो मजबूर हैं। उन बेचारों से तो कोई गिला नहीं है ज़ैनब। वो तुम्हारा भाई अरशद 4 दिन ना रख सका अपनी बहन को। अच्छा चलें, छोड़ें। आज का दुख कल के सुख में बदल जाएगा। पता नहीं, माजी के सुख को तो दुख में बदल दिया तुमने। अब अच्छे दिनों के ख्वाब देख रही। एक बात याद रखो ज़ैनब, इंसान की अपनी की हुई मुसीबतों का कोई हाल नहीं होता। यार एक गिलास देना। आज पता चला कि दुनिया गोल है। दुनिया गोल ना होती तो फीका यहाँ ना होता। रफीक भाई। रफीक भाई? हाँ भाई, अगर से दिल तो नहीं करता कि किसी को भाई कहूँ। हाँ, दिल टूट जो क्या है। रफीक भाई, तुम अच्छे वक्त में हमारे यहाँ आया करते थे, अब तो तुम भी नहीं आते। जिस घर में हर वक्त कह के बिखरते थे, अब वहाँ खामोशी ने डेरे डाल लिए। तुम्हें पता है, मुझे शोर अच्छा लगता है, इसलिए यहाँ आ गया हूँ। क्योंकि बाहर खामोशी हो ना तो अंदर का शोर बढ़ जाता है। ये तो साथ छोड़ने वाली बात है ना रफीक। ये क्या बात कह दी तूने? रफीक तो कहते ही साथी को है, और साथी कभी साथ नहीं छोड़ा करते, है ना? रो पिए, ये मैंने शुगर मिल लगा ली है। आई एम गन्ना तुनिंग एंड लो निकलिंग, यू आर पीइंग, पैसे भी लगाएंगे। अच्छा ठीक, अब एक बना दे आप मुझे। बना देता हूँ। और छोटे अदर के फारा दो। आइए आइए, ये सामने वाले किराए के मकान में आप लोग ही आए ना? जी जी हाँ। मैं कई दिनों से सोच रही थी कि आपसे मिलूं। आपको कई बार मैंने देखा भी, लेकिन ये जो मोहल्ले वाले हैं ना, ये बहुत चलते हैं मुझसे। क्यों? आप तो इतनी अच्छी हैं, फिर क्यों चलते हैं आपसे? मेरी गृहस्थी उनके लिए जिलापा बन गई है। घर में क्या कुछ नहीं है और हर एक चीज बाहर की है। इनमें से एक चीज भी लोकल नहीं है। आपके शौहर क्या करते हैं? दुबई में होते हैं। 1 साल के बाद 1 माह की छुट्टी भी आती है, और जब भी आती है बहुत सारी चीजें लेके आते हैं। ये टीवी लेके आए थे पिछले साल। हाय अल्लाह, इतना खूबसूरत और इतना बड़ा टीवी। ये मकान आपका जाती है? इस मकान समेत हर एक चीज हमारी जाती है। माशाल्लाह, आपके घर में तो सहूलत की हर चीज मौजूद है। बहन, घर बनाती तो औरत है, लेकिन कमाई मर्द की होती है। हाँ, ये बात तो आपकी बिल्कुल सच्ची है। घर हमेशा मर्द की कमाई से ही बनता है। आपके खान क्या करते हैं? मुलाजमत करते हैं एक महकमे में। यहाँ की तनख्वाह में तो गुजारे नहीं होता बहन, चूल्हा जलाना भी मुश्किल होता है। अलबत्ता ऊपर की आमदनी हो तो घर में रौनक होती है। हाँ, ये बात तो अब मेरी समझ में आ गई है। आइए ना, बैठिए। जी। पहले आप लोग कहाँ रहते थे?
दोजख में? ससुराल की दोजख में। अब अल्लाह ने रिहाई दिए तो अपना घर सेट करेंगे। मैं भी किसी दिन आऊंगी आपके घर। इसी तरह तो ताल्लुकात बनते और बढ़ते हैं। जरूर, पर अभी नहीं। जरा मैं अपना घर सेट कर लूं फिर। इतनी जल्दी घर सेट नहीं होते बहन, वक्त लगता है। हमारी भी ससुराल से जान छूटी तो घर में ये 4 चीजें लगी नजर आई। अरे राबिया, किस ख्वाब में खोई हुई? ख्वाब नहीं, हकीकत। हकीकत देख कर आई हूँ खुली आंखों से। अच्छा, कहाँ देखकर आई हो हकीकत को? पड़ोस के घर में। हाय, मगर क्या सहूलतों की नुमाइश लगी हुई है। अब तो तुम्हारा इस खाली घर में जी नहीं लग रहा हो। उसका खामिद शारजा क्या हुआ है। फिर मंजूर, आपको भी उनके घर लेके चलूंगी। जरा चल कर देखे तो सही। मुझे नहीं देखनी करप्शन की नुमाइश। करप्शन? हाँ, करप्शन। कोई 2 नंबर लोग हैं वो। आजकल 2 नंबर ही 1 नंबर है। और 1 नंबर तो बुरे हाल में है। और फिर 2 नंबर कैसे हो गए? उसका खामिद तो बाहर गया हुआ है। करप्शन के लोग हैं ये, जो अपने मुल्क से दूसरे मुल्क पैसा कमाने के लिए जाते हैं। वहां से पैसा लाने की बजाय गैर मुल्की मसनूआत लेकर आ जाते हैं और फिर पड़ोस में महरूमी फैलाते हैं। ये करप्शन नहीं तो क्या माशरे की खिदमत है? आप तो हर वक्त जले भुने रहते। हाँ, तुम्हारी तरफ से जो ठंडी हवा का झोंका आता है, जलूं ना तो और क्या करूं? हकीकत से नजरें न चुराए मंजूर। जिंदगी सहूलतों और आसाइशों का इनाम है। भाजी, चाय बनाऊं आपके लिए? हाँ, देखो बेटा, बैठ जाओ बेटा, बैठो। जी बाबूजी। जमशेद बेटा, आज मैं तुमसे भी फैसला करना चाहता हूं। फैसला बाबूजी? कैसा फैसला? हाँ बेटा, अच्छा होता है अगर पहले फैसला कर लिया जाए। बाबूजी, आप कैसी बातें कह रहे हैं? ऐसी बातें पेश आ चुकी है बेटा, और अगर तुम भी शादी के बाद अलहदा होना चाहते हो और उस तरह अलहदा होना चाहते हो जिस तरह तुम्हारे भाई गए, तो खुदा के लिए आज ही चले जाओ, आज ही चले जाओ। देखो ना, तुम नहीं जानते रिफाकत जितनी अर्सी की होती है, दुख भी उतना ही गहरा होता है। नहीं बाबूजी, कहीं नहीं जाना मुझे, नहीं जाऊंगा मैं, बल्कि अब मैं शादी भी नहीं करूंगा। अब मैं कुर्बानी दूंगा। अपनी इस मां की तरह।
मैं अपनी माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाऊं। मैं किसी की मां नहीं हूं। मैं किसी की मां नहीं हूं। मैं किसी की मां नहीं हूं। किसी की मां नहीं हूं मैं किसी की मां नहीं हूं। मैं किसी की मां नहीं हूं। बाबूजी आप बेटा बेटा कपरी क्वेश्चन ऑफ द वीक। ड्रामा सीरियल दुनियादारी के एपिसोड नंबर 7 में सवाल था कि आबिद कश्मीरी ने फराह शाह को कितने हार दिए। इसका सही जवाब है 2। ड्रामा सीरियल दुनियादारी के एपिसोड नंबर 7 में कपरी की तरफ से माइक्रोवेव अवन जीतने वाले खुशनसीब का नाम है मलिक इफ्तिखार अहमद लाहौर, और कपरी की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स जीतने वाले खुशनसीब हैं मिसेस अब्दुल गफूर रियाज सऊदी अरब, मोहम्मद मुनीर रियाज सऊदी अरब, शाह दुरानी डिस्ट्रिक्ट सवात। ड्रामा सीरियल दुनियादारी के एपिसोड नंबर 10 में सवाल है कि जमशेद चाय के कितने प्याले बनाता है। इसका सही जवाब देने वालों को कपरी की जानिब से 1 अदद माइक्रोवेव अवन और दीगर इनामात दिए जाएंगे। जवाब अरसाल करने के लिए हमारा पता है जुल्फिकार इंडस्ट्रीज लिमिटेड, PO बॉक्स नंबर 8840, कराची 74400। अरे आप आ गए। राबिया, ये बच्चे कहाँ हैं? वो सामने वालों के घर टीवी देखने गए। टीवी देखने गए? ये बंदा किसी और के घर में आजादी से टीवी देख सकता है, और वो भी खास तौर पे बच्चे? यह सवाल आप अपने आप से पूछें। सारे सवाल मेरे लिए रह गए हैं क्या? ये सवाल आपके लिए है। मैं सब समझती हूँ, क्या कह रहे हैं आप? छोड़, ये तनख्वाह रख लो। रखने की नौबत कब आएगी? क्या मतलब? ये ले, पढ़ ले इसे। मकान का किराया, बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, किचन का खर्चा, अखबार का बिल, बच्चों की फीस, वैन का खर्चा, चौकीदार की तनख्वाह। अरे, तुमने खाली घर के लिए चौकीदार भी रख लिया? लिखा है, सवाल लेता है, ना दे बेइज्जती। इज्जत? मैंने इसमें आपके खर्चे के पैसे नहीं लिखे। मुझे कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ अदा करके भी पूरे महीने के लिए कुछ नहीं बचा। शुक्र करो इस माशी जंग में हमारी जानें बच गई। कितनी रौनकें होती थी आज के दिन जब हम हवेली में बाबूजी के साथ होते थे। मंजूर, अगर आप माँ का रोना रोने की बजाय हाल पर गौर करें तो मुस्तकबिल की तामीर भी हो सकती है। इस तनख्वाह में तो शायद मुस्तकबिल की तामीर ना हो सके। तो वही करो ना जो सारा जमाना करता है। बेईमानी? जमीर बेच दूं? बिल्ली के जब पांव जले थे ना तो उसने अपने बच्चे अपने पैरों के नीचे ले लिए थे। तो आप भी वही कुछ करो ना जिससे जिंदगी का मुद्दत का सफर आसान हो जाए। तुम तो रोज रोज मरना चाहते हो। यही कुछ नक्शा बन गया है जिंदगी। 2 नंबर बन जाओ मंसूर, 1 नंबर में कोई इज्जत नहीं है। सोचो जरा, ये खाली खाली घर, खाली खाली पेट, भरा है तो सिर्फ जहन, वो भी उलझनों से। मैं आप लूट मार करने के लिए नहीं उकसा रही हूँ, लेकिन इतना तो हो जिससे सांस लेनी आसान हो जाए।
अरे जमशेद, अरे बरखुरदार, तू पढ़ के आता है फिर घर से बाहर ही नहीं निकलता। बाहर घूम आया कर, दिल बहल जाता है। भाऊजी, दिल तो घर में अटका हुआ है, बहलेगा कैसे? बात तो तेरी भी ठीक है, मगर फिर भी बाजार घूम लिया कर यार। भाऊजी, लोग मोहल्लेदार तरह तरह के सवालात करते हैं, क्या जवाब दूं उनको? मैं क्या बताऊं कि साल भर छूट चले गए। तू पढ़ाई में दिल लगा, तू पढ़ाई में दिल लगा। भाऊजी, पढ़ाई से याद आया, वो अच्छा चले मैं खुद कुछ कर लूंगा। तू खुद क्या कर लेगा? भाऊजी, वो फीस। ओहो, पेंशन आती है ना मेरी, आती है ना। तो जब तक मैं जिंदा हूं तो तोड़ मरोड़ के बात मत किया कर, ठा से बोला कर, ठा से। जी भाऊजी। हाँ। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम सलाम बहन जी। बैठे ना, आइए बैठे। ये मैं मुड़ा ले लें। मुड़ा ले लें। कुलसूम कैसी है? बहन जी, हम तो वैसे के वैसे ही हैं, सकताए हुए। हाँ, ये तो बात है। वो मैं कमेटी का पूछने आई थी। अरे आप कमेटी का पूछने आई हैं? और हमने तो आपके पैसे पहले से निकाल के रखे हुए हैं। ये लीजिए। हाँ भाई जी, तक के इधर मेरी तरफ देखें। ये कमेटी आपने राहत की शादी के लिए डाली थी, अब जुर्माना आपको भरना पड़ रहा। ना बहन जी, ये बात ना कहना। मैं तो बाप हूं और औलाद के जुर्माने वालिदैन ही भरा करते हैं। इसमें भी एक बहुत बड़ी लज्जत है। पेंशन आ रही है, गुजारा हो रहा है। अल्लाह हस्बुल अस्बाब है। मैं तो ये सोचता रहता हूं कि मेरा तो गुजर बसर हो ही रहा है, न मकान का किराया देना पड़ता है। वो तीनों क्या करते होंगे? भाई जी, इधर तक के मेरी तरफ देखें। आपने बहुत बड़ा दिल पाया, बहुत बड़ा। आपके दिल में सब कुछ समा जाता है। और कोई होता तो उसका दिल फट गया होता। चलो ज़ैनब, इसमें से 100 का नोट भी इधर उधर हो गया तो अगले महीने के बजट तक ये नुकसान पूरा नहीं होगा। मुझसे नहीं चलता आपकी तनख्वाह में घर, खुद ही चलाएं। और जब मैं अपील कर रहा था कि ज़ैनब हवेली से निकलने के हालात नहीं है, गुजारा नहीं होगा, तो पता है तुम क्या कहती थी? मुझे पता है मैं क्या कहती थी, जब सस्ता जमाना था। सस्ता जमाना था। महंगाई तो जैसे चुप साधे खड़ी थी कि ये लोग अलहदा हो तो मैं बाहर आऊं। तुम्हें तो आटे दाल का भाव पता ही अलहदा होकर चला है। लोग 2-2 कारोबार करते हैं, दिन को भी और शाम को भी। हवेली में थे तो शाम फारिग होती थी, अब तो शामें भी बेचना पड़ेगी। मेरा ख्याल है कि यूसुफ को भी बिकना पड़ेगा। देखिए यूसुफ, हथियार फेंकने से बहुत जिल्लत होती है। ये जिंदगी की जंग आपको बहुत हिम्मत से लड़ना होगी। लड़ूंगा ज़ैनब, हालात से भी, अपने आप से भी। और कोई रास्ता ही नहीं है। हाँ मेरा बेटा, नौकरी कैसी चल रही है? वैसे ही जैसे पहले चल रही थी, लेकिन ये सवाल कुछ फिक्र होता है ना माँ बाप को। बाप का कहे, माँ को क्यों ला रहे बीच में बेचारी को? फौजिया, ये अनीला से ना बेटी, मेरा मतलब है ये बिला वजह का जो तजाद है ना तुम्हारा अनीला के साथ, इसे खत्म कर दो। इसमें मेरे लिए आसानी होगी। तो ठीक है ना अब्बू, सिर्फ आपसे ही बात कर रही हूँ। अब तो मैं काफी मोहतात हो गई हूँ। इसीलिए एहतियातन मैं आज अनीला को साथ लेकर नहीं आया। अच्छा किया आपने, ये आपके लिए भी अच्छा है। बात मैं ये करने आया था कि महंगाई का जमाना है और फिर आप लोगों ने मकान भी किराए पे ले लिया। तुम ऐसा करो कि मकान का किराया मुझसे ले लिया करो। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं अपनी फैमिली के अखराजात पूरे करने के लिए आपसे? नहीं, ये नहीं होगा। राहत, क्या हो गया तुम्हें?
अगर अब्बू अपनी इनकम से थोड़ा सा हिस्सा मुझे देना चाहते हैं तो मेरा हक बनता है। एहसास से कमतरी का शिकार हो जाऊंगा मैं। और पहली बात यह है कि तुम्हारी गलती की वजह से मैं दरबदर हुआ हूं। आराम से बेटा, आराम से बात कर। आराम से ही जिंदगी गुजर रही थी हमारी, बगैर किसी इमदाद के। अब लोग अतियात लेकर आने लग गए हमारे दरवाजे पर, और मैंने अपने दरवाजे हर किस्म की इमदाद के लिए बंद कर रखे। जज्बाती हो रहा है, रिश्ता नहीं समझ पाया। आई एम सॉरी राज, अब मुझे इजाजत दो। हाँ फौजिया बेटी, मेरा यहाँ आने का जिक्र अपनी माँ से न कर। मंजूर भाई आइए, पार्टी आ गई है। पार्टी? कैसी पार्टी? काम क्या है? अरे हमारा काम तो है कि पार्टी को मुंह दर मुंह करा देना। काम आपने करना है, रकम उन्होंने देनी है, हम तो कमीशन में हिस्सेदार हैं। आइए जल्दी कीजिए। लेकिन नासिर, मैंने ये काम कभी नहीं किया। तो भाई पहले दिन ऐसा ही होता है। आइए आज जल्दी जाए भाई। देखो नासिर। मंजूर, ये है वो साहब। लाइए पैसे दीजिए। यार कोई देख ना ले। यार चारों तरफ यही धंधा हो रहा है, तुम क्यों डरते हो? लो, दिल मजबूत रखना। वो फाइल इनकी है, जब तुम्हारे पास वो फाइल आए तो दिल अपना मजबूत रखना। देखना कहीं जमीर न जाग उठे, जमीर अपना घर रख के आना। मैं जाऊं? हाँ ठीक है। देर आए दुरुस्त आए। इधर रखो, मैं इधर ध्यान दो। मंजूर, ये क्या है? एक टीवी। टीवी? हाँ? मगर आया कैसे? भाई बाजार से लाया हूँ, बाजार में बिकते हैं। अच्छा, बाजार में बिकते तो है, लेकिन कैसे आया? कुछ बेचना पड़ता है, सो मैंने अपने सीने के दरमियान जमीर की लटकती हुई जंजीर बेच डाली और अपने बच्चों के लिए टीवी ले आया। मंजूर, मैं समझी नहीं। तुम्हें तो ये बात सबसे पहले समझ में आनी चाहिए थी। मंजूर, आपने बहुत अच्छा किया। टीवी खरीद के या जमीर बेचकर, या दोनों अमल? मंजूर, अब हमारे बच्चे तरसेंगे नहीं। उन्हें मैंने नहीं तरसाया, तुम उनके मुस्तकबिल की तामीर करने निकली हो और मेरे किरदार की इमारत जमीन बोस करती। अब इस घर में हर चीज आएगी और ये खाली घर भर जाएगा। लो जी आप जी, एक नया लतीफा आया मार्केट में। लतीफा ये है कि एक दफा एक आदमी चोरी की गर्ज से घर में दाखिल हुआ। उसने जाके हर तरफ तलाशी ली, बोर्ची खाने में गया, कोटे पे गया, कमरों में गया, डोलियां उसने देखी, अलमारियां देखी, कोई चीज उसको मिली नहीं। उसके बाद उसने देखा कि एक चारपाई पर एक आदमी बड़े आराम और सुकून से सोया हुआ है, इनकी तरह। उसने उसको उठाया और कहा, भाई कोई काम जाम किया करो, हम खाली हाथ जा रहे हैं। लतीफा है, खत्म हो गया। कब का? और लतीफा पास हो गया भाई। भाईजान वो मैंने आपसे कुछ पैसों का जिक्र किया था।
अरे परेशान ना हो, मैंने बंदोबस्त कर रखा है। थैंक यू भाईजान। राबिया भाभी नजर नहीं आ रही? बच्चों के कपड़े बदल रही, अभी आ जाएगी। यार तुम आए थे तो जैनब को भी साथ ले आते। मैं दरअसल में ड्यूटी से सीधा इधर ही आ गया। यार यूसुफ, कैसा वक्त था जब दिन के 24 घंटों में से 12 घंटे हम एक साथ रहते थे, खुश रहते थे। और क्या ये वक्त है कि 12-12 दिन हमारी मुलाकात ही नहीं होती। भाईजान, हालात बदलने के लिए दिन रात हमें एक दूसरे से जुदा रहना पड़ेगा। वो तो तुम्हारी बात ठीक है यूसुफ, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हालात इंसान के ताबे हैं। अगर इंसान चाहे तो खुद अपने हालात बदल सकता है। मुख्तलिफ हालात में नौयत मुख्तलिफ होती है। अब देखा ना भाईजान, कुछ लोग बगैर मेहनत के सारी जिंदगी ऐश करते हैं और कुछ लोग मेहनत करने के बावजूद मैं तुम्हें पैसे ला दूं ताकि तुम्हारी टेंशन खत्म हो जाए। बड़े अफसोस की बात है राबिया, मेरा भाई आया और तुम्हारे पास फुर्सत के 2 लम्हे नहीं है कि आके मिल लो उससे। क्या करती मिलकर, जिस काम से आया कर दो। तुम्हें क्या हो गया राबिया? कुछ नहीं, मुझे क्या होना है? अगर एक भाई दूसरे भाई की जरूरत पूरी कर दे तो इसमें कौन सी अनहोनी है? वैसे तो उनके पास टाइम नहीं होता हमसे मिलने के लिए। हमारे पास टाइम होता है। हम उनसे कुछ मांगने के लिए नहीं जाते। राबिया, बड़े घटियापन पे उतर आई हो तुम। हवेली से निकलने के बाद तुम्हारे अंदर वाज़ेह तब्दीली आ गई। जिस बोझ से जान छुड़ाने के लिए वहां से निकली थी, आप चाहते हो कि उस बोझ तले फिर दब जाऊं? क्या क्या? साथ रहने और एक दूसरे का ख्याल रखने को तुम बोझ तस्वर कर रही हो? पैसे लेकर जाएं आप, बड़ी लंबी बहस है। और हाँ, आइंदा के लिए उसे मना भी कर दे। मैं नहीं मना कर सकता यूसुफ को, नहीं कर सकता मैं मना। 2 घर रह गए, उनसे भी रिश्ता तोड़ लूं? कौन रह गया दुनिया में हमारा? इस तरह का रिश्ता तो जिससे चाहो जोड़ डालो। देखो देखो राबिया, अगर मैं अपनी कमाई से किसी बहन भाई की मदद नहीं कर सकता, अगर नहीं कर सकता तो फिर फायदा जिंदा रहने का? क्यों? 3 बच्चे और मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है? देखो, इतनी खुदगर्ज मत बनो, मत बनो इतनी खुदगर्ज। मैं तो अब जाने लगा था। मैं समझा कि आप शायद जाके सो गए हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये लो, तुम पैसे रखो। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। ये मैं अगले महीने के एंड तक इंशाल्लाह। कैसी बातें कर रहे हो? तुम भाई हो मेरे, छोटे भाई हैं। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। खुदा। भाभी को सलाम दीजिएगा। अच्छा। ये सब चला गया? अब क्यों आई हो? मैं भाइयों की प्राइवेसी में दखल नहीं देती। पैसों की वापसी का क्या कहा है? वो मेरा भाई है छोटा, जब उसके पास पैसे होंगे वो वापस कर देगा। वैसे भी तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। मंजूर भाई के अलावा आपका और कोई वाकिफ नहीं था जिससे रकम उधार मिल सकती? भाई से ज्यादा नजदीक और कौन हो सकते हैं? गैर के सामने हाथ फैलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पैसे भाई से नहीं मांगने चाहिए थे। अजीब फलसफा है तुम्हारा। जी, मैं राबिया भाभी को जानती हूँ। मैं मंजूर भाई को जानता हूँ। आप किसी को नहीं जानते। अब क्या अपनों की नई पहचान बनाना पड़ेगी? नए सिरे से जानना होगा उनको? जी, नई दुनिया, नए रिश्ते, नई पहचान। मुझे तो मंजूर भाई के लहजे से ऐसा कुछ एहसास नहीं हुआ। आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। अच्छे भले रह रहे थे अपने घर में। आप रह रहे थे वहां, हम नहीं। गुलामों की सी जिंदगी गुजार रहे थे वहां पे। अब चीख कर भी बोलना शुरू कर दिया है तुमने? इसलिए कि आपके उस घर का असर अभी भी बाकी है। यूसुफ, अपनी जिंदगी गुजारने के लिए जद्दोजहद करना पड़ती है। हलवा तो कुछ अच्छा ही बन गया। इत्तेफाक की बात है, वरना हालात तो कुछ और थे। कैसी हो?
बैठिए ना प्लीज। थैंक यू। फौजिया जी, आज शिवरात्रि, आप हमारी तरफ आ जाती। वो मैं फौजिया, आज के दिन कुछ पकाया भी है कि नहीं? जी नहीं, आपकी मुंतजर थी। कुछ लाई है साथ? चलो बेटा राहत, हमारी तरफ चलो। नहीं डैडी, हमें अपने हालात में खुश रहने की आदत पड़ने दे। वहां जाएंगे तो जलाल, मैं इसीलिए आपके साथ नहीं आ रही थी। फौजिया हमेशा मेरे बारे में शुबे में ही रहती है। चलो एनीहाउ। हाँ, ये तो बताओ, कोई हवेली की तरफ से आया था? हाँ, सब आए थे, अभी गए हैं। और कोई सवाल? ले लो, मेरा पेट खा लो। कमाल के पड़ोसी हैं अभी। किसी ने भी हलवा नहीं भेजा। किराएदारों से लोग जल्दी के रिश्ते नहीं जोड़ते हैं। उनका ख्याल होता है कि आज यहाँ हैं, कल कहीं और होंगे। पुराने घर में तो आज के दिन हलवों की लाइनें लग जाती थी। जब यहाँ भी पुराने हो जाएंगे ना, तो हलवों की लाइनें लग जाया करेंगी। बात बात पे आप पुराने घर को क्यों याद करते हैं? बैलो नहीं देखो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा पाला पाला बेटा, मेरे पाले पाले गोलगप्पे, इधर आ इधर आ। ये देखो बेटा तुम्हारा आपकी शिवाजी का साथ या पकड़ो। ओए नाना वो इतनी सारी चीजें ले आए। ये लो मेरा बच्चा, ये लो। थैंक यू बोलो। अस्सलाम वालेकुम। तो आते ही बच्चों में जी ठीक ठाक, आप सुनाए? बस ठीक है। भाई यूसुफ बेटा, एक तो तुम्हारा घर लाहौर के आखिर में, बहुत देर लगती है। हाँ बेटा, आज के दौर में फासले बहुत बढ़ गए, सब दूर दूर हो गए। जी। अपना जैनब, पार्टी से कोई इधर आया कि नहीं? किसने आना था अम्मी? कोई है वहाँ? क्यों, सारे हैं वहाँ? तो आज त्योहार था, आ जाते। आने जाने के लिए इतना बहाना काफी होता है। अगर सोचा जाए तो इतना बहाना हमारे लिए भी काफी है। हम क्यों ना गए हवेली? मैंने आपको बांध के नहीं रखा, बहुत दिल कर रहा ना जाने को, तो हो आए। मैंने तो तुम्हारी बात का जवाब दिया है। अम्मी अबू आए हैं, आप अपने दुखड़े लेके बैठ जाओ। भाई तुम्हारी अम्मी हलवा लाई है ये थे। अरे बेटा, अपने हलवे में हमारा हलवा भी शामिल कर। जी 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 आंटी, जनाब ऐसे करो ना, साथ चाय भी बनाओ। मैं अभी लेके आती हूँ। हाँ। और सुनाए, आपकी तबीयत ठीक रहती है? अगर उन्हें इतना ही ख्याल होता तो आना जाते। एक बार भी झांक कर नहीं देखा। अरे हम उन्हें छोड़कर आए, वो हमें छोड़कर नहीं गए। वैसे भी वो बड़े हैं हमारे। भाई ये मेरी अम्मी ने भेजा है आप। ये प्लेट ले जाओ। ये लो, उन्हें शुक्रिया कह देना। बाबूजी, हम इतने हलवे का क्या करेंगे? बेटा जमशेद, अगर अपनों ने रिश्ता तोड़ लिया है तो बेटा बाकी लोगों ने तो रिश्ता नहीं तोड़ा। वो तो आएंगे, और भेजने वाले का ये मसला नहीं है कि हमने हलवे का क्या करना है। ठीक कह रहे हो।
अस्सलाम वालेकुम। सलाम खाला। वालेकुम सलाम। पुत्र इधर तक मेरी तरफ। जी। इधर देख, घर में कोई रौनक करो, आज शबरात है। खाला, रौनक तो लोगों से होती है ना। जिस घर का आंगन ही सुना हो वहां। तू सच्चा पुत्र, तेरी बात सच्ची। बहन जी, हाँ आप भी हलवा ले आए। इधर देखें भाई जी मेरी तरफ, इधर तक है। पुरानी रस्मों को तोड़ दो। हमीदा जब तक जिंदा है ना, सांस की तरह आती जाती रहेगी। हमीदा, बात ही सारी सांसों की है। हम तो जब तक अता मोहम्मद का नाम ना लें तो सांस ही नहीं चलता। तू अब तंदूर का काम छोड़ दे रहीम बख्शा, तुझे सांस की तकलीफ हो गई है। हाँ, अपना फायदा सोचना कि मैं कोई खाबे की दुकान डालूं या कोई मेकअप की दुकान डालूं। और रहीम बख्शा, और तुम लोग बात बात पर उलझ जाते हो। ऐसे ही बाबूजी है। हाँ, तुम ये बताओ, ये क्या लेके आए हो परात में? बाबूजी, इस हवेली से हर दफा सारे महल्ले में हलवा जाता है, तो क्या इस दफा नहीं जाएगा? रहीम बख्श, ओए ओए, अपना कद इतना ऊंचा ना करते जाओ। क्या तो मोहम्मद तुम्हारे सामने बोना हो जाए। बाबूजी, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? ठीक आ गया मार्केट में। सारे गम, सारी उदासियां आतिशबाजी के साथ जला दो, अनार चला दो, सबको हलवा खिला दो। ओए बेवकूफ, ये क्या लेकर आ गए हो? मामा जी, कभी कभी बेवकूफी भी अकलमंदी बन जाती है। ओए फीके के मामे का घर हो और उसमें रौनक ना हो, यार मुझ पे लानत पाओ यार। चलो अनार चलाते हैं। पकड़ो अनार, पकड़ो पड़ा। होता मोहम्मद, चला यार, आज बचपन में वापस चलते हैं यार। नहीं बहू, नहीं, अपने अंदर का बच्चा ना मार। आ यार। खुदा को याद करके फारिग होता हूं तो तेरे बच्चे बहुत याद आने लग जाते हैं। मगर आज त्योहार के दिन भी कोई नहीं आया मिलने। शुक्र करे मेरी वजह से आप लोगों को क्या कहे तो नसीब हुए। हवेली में रहते थे तो सब सहमे सहमे रहते थे। भाई फौजिया ने तो अपने घर का माहौल बिल्कुल इंग्लिश कर लिया। दरअसल मैंने अपने जहेज का सामान तो यहाँ आकर खोला है। खुदा ना खास्ता उस घर में खोल लेती तो ये इस काबिल ना रहता कि इसे इंसान भी इस्तेमाल कर सकते। वैसे फौजिया, तुमने बड़ी अक्लमंदी का सबूत दिया। ससुराल से अलग होकर हमारे चेहरे कुछ खिल से नहीं गए। यही तो होता है आजादी और गुलामी का फर्क। यूसुफ, तुमने सच कहा। क्यों रहा? मैं दरअसल कुछ और सोच रहा था।
तो ये सोचे तो आप लोगों का पीछा तब छोड़ेंगी जब आप लोगों के जाती मकान होंगे, फिर उन मकानों को आप घर कह सकेंगे। अच्छा चाय पीजिए और सियासत बाद में। मुझे आप लोग एक बात बताएं, हम लोग जो किराए के मकानों में दरबदर फिर रहे हैं, क्या यही हमारा मुकद्दर है? अल्लाह ना करे भाई, क्यों हुआ हमारा मुकद्दर? ये मुकद्दर तो नहीं, पर हवेली वालों ने लिख दिया है और वही हमारा मुकद्दर है। मुकद्दर के लिखे को हम मिटाएंगे। मसलन कैसे? शुक्र है मंजूर भाई आप भी बोले। मैंने तो बड़ी दफा बोलने की कोशिश की, पर मंजूर को मेरा बोलना मंजूर ना था। भाई हवेली पर हम लोगों का हक नहीं है। हाँ, लेकिन जब तक बाऊजी उस हवेली में है तब तक तो हवेली बाऊजी की मलकियत नहीं है, उन्हें भी विरासत में मिली है। देखो ज़ैनब, मेरी बात इत्मीनान से सुन। मंजूर, पता नहीं आपके अंदर बेइत्मीनानी कब आएगी। आप तो अपनी बर्बादी पर भी इत्मीनान से चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। फौजिया ने जो बात की है वो बिल्कुल ठीक है, हमें हवेली से कुछ मिलना चाहिए। कुछ? सब कुछ मिलना चाहिए जो हमारे हिस्से बनते हैं। अगर वो लोग, कौन वो लोग? बाऊजी, कुलसूम और जमशेद, ये है वो लोग। अगर वो लोग हवेली पर कब्जा बरकरार रखना चाहते हैं तो कीमत लगा के हमें हमारी हिस्से की रकम दे दे, ताकि ये 3 बर्बाद खानदान इज्जत से छत के नीचे तो रह सके। जमशेद, ये देख, ये वो मंजूर, मेरी बहुएं कहाँ है? वो यूसुफ, मेरी पोते पोतियां कहाँ है? राहत, तुम लोग आ गए, मेरे दिल में ठंड पड़ गई। जमशेद, जमशेद, भाई का सामान कहाँ है तुम्हारे भाइयों का? सामान बाबूजी वो अच्छा, पहले खुद आए हैं और फिर बहुओं को लेके आएंगे, फिर बच्चों को लेके आएंगे। बैठो ना, बैठो 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 बैठो, शाबाश, बैठो, इधर बैठो। अरे मैंने तो बुरा नहीं बनाया तुम्हारे जाने का, आप तुम लोग आ गए हो, बस अब कोई गिला शिकवा नहीं। हाँ बाबूजी, हम आपसे कोई बात करना चाहते हैं। होती है ये बातें मंजूर। अब बेटा, माफी क्या मांगनी, और तुम लोग क्यों मांगोगे माफी? भाई जो कुछ हो गया उसे भूल जाओ। बेटा, इस आंगन को फिर से हरा करता हूं। यहाँ इस वक्त बच्चे खेला करते थे और हम सब मिलकर चाय पिया करते थे। कितनी रौनक थी। जमशेद जी, बेटा रौनक का आगाज करो, भाइयों के लिए चाय बनवाओ। जी अच्छा। तुम लोग कहीं शर्मिंदा तो नहीं? हम शर्मिंदा नहीं है बाबूजी। मैं माजी की तलखियां नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो। बाबूजी, ना ही तो हम भूले और ना ही वो शाम आई है। देख बेटा, मोहब्बत अगर मेरी खता है तो मैं उसके लिए माफी, और फिर देखो ना, औलाद से मोहब्बत तो हर वालिदैन करते हैं। बाबूजी, बात दरअसल यह है कि असल क्या असल? मैं तुम सबसे माफी मांगता हूं बेटा। और क्या तुम लोगों की डोरियां अभी तक दूसरों के हाथ में है? क्योंकि तुम्हारे लहजे की तलखी अभी तक। बाबूजी, हम तीनों भाइयों की ख्वाहिश है कि ये हवेली फरोख्त करके हमारा जो हिस्सा बनता है वो हमें दे दिया जाए। क्या कहा तुमने? मुझे यकीन नहीं था मुझको। अरे तुमने तो खून की चूरी ही फेल कर दी। बाबूजी, आखिर हम लोगों ने भी तो जीना है। और मैं इस हवेली को बेच दूंगा, अरे जिसके माथे पर तुम्हारे दादा के नाम की तख्ती लगी है, और इस आंगन को भेज दूं जहां तुम्हारी माँ ब्याह कर आई थी। और मैं इस अता मोहम्मद का क्या करूं मैं इस अता मोहम्मद का, जो इस घर में मरना चाहता है, इसी घर में मरना चाहता है। वो मत भूलो कि तुम्हारी माँ का साया आज तक इन्हीं दिनों दीवार पर लगा है।
ऐसा तो हुआ करता है भाऊजी। ऐसा नहीं हुआ करता। और मत भूलो, तुमने इसी घर में पांव पांव चलना सीखा। तुम्हारे बच्चों ने जन्म लिया इसी घर में। और मंजूर, तुम छोटे छोटे से थे, अपने बाबूजी के साथ क्रिकेट खेलते थे इसी आंगन में, और आज फिर अपने बाबूजी को आउट करने आ गए। अरे इस दुनिया से आउट करने आ गए तुम। बाबूजी आप तो खामखा जज्बाती हो रहे हैं। कुछ झूठ कहा मैंने। इस हवेली के दरो दीवार मेरा बश खानदान की तारीख है, और तुम तो उस जुग्राफी को ही मिटाने आ गए जहां इस तारीख ने जला दिया। ऐसा तो होता है बाबूजी। ऐसा नहीं होता। अरे मैं तो जिंदा ही इस ख्याल से हूं कि मेरे बेटे, मेरी बहुएं, मेरे पोते पोतियां वापस आ जाएंगे। बाबूजी, ये बहस तो नहीं है। ये बहस तुम्हारे लिए फजूल है क्योंकि तुम्हारी रूह पर लज्जत-तारी नहीं हुआ, और तुम इन दरो दीवार को गैरों के सुपुर्द करना चाहते हो। ठीक है, बेच दूंगा मैं ये हवेली, मगर कैसे भूल जाऊं इस आंगन से तुम्हारी मां का जनाजा उठा। वहां मंजूर फिर राजाना ये कह ले कि मां की कब्र का सौदा करके हिस्सा बांट दो। मां की कब्र पर तुम्हारा हक है ना। मां जो है तुम्हारी मेरी वही। कपरी क्वेश्चन ऑफ द वीक। ड्रामा सीरियल दुनियादारी के एपिसोड नंबर 8 में सवाल था कि सबा परवेज मेहमानों के लिए किस रंग का शरबत बनाकर लाती है। इसका सही जवाब है सुर्ख रंग का। ड्रामा सीरियल दुनियादारी के एपिसोड नंबर 8 में कपरी की तरफ से माइक्रोवेव अवन जीतने वाले खुशनसीब का नाम है खौला सज्जाद, कलियार टाउन, सरगोधा। और कपरी की जानिब से गिफ्ट हैम्पर जीतने वाले खुशनसीब हैं यूसुफ खान, पिशावर सदर, यासिर अली, कोयटा, इकरा सज्जाद, लाहौर। ड्रामा सीरियल दुनियादारी के एपिसोड नंबर 11 में सवाल है मंजूर यूसुफ को पैसे उधार देता है या नहीं। इसका सही जवाब देने वालों को कपरी की जानिब से 1 अदद माइक्रोवेव अवन और दीगर इनामात दिए जाएंगे। जवाब अरसाल करने के लिए हमारा पता है जुल्फिकार इंडस्ट्रीज लिमिटेड, PO बॉक्स 8840, कराची 74400। मॉइस्चराइजर एलोवेरा से। तो ये बात हुई। मैं हवेली के बारे में पूछ रही हूँ। हवेली के फरोख्त होने की बात पहली मर्तबा हुई, तो और कितनी बार होनी है? एक ही दफा बात करने ने भाऊजी पर बिजली गिरा दी। भाऊजी हवेली के मामले में बहुत जज्बाती। जज्बाती है कि लालची? राबिया, भाऊजी से रिहाइश अलग कर लेने का मतलब यह हरगिज नहीं है कि उनकी बेइज्जती करना हम पे वाजिब है। मोहतात तरीके से बात करो। अगर मैं आपके साथ जाती ना तो आज कुछ ना कुछ तय जरूर हो जाता। ऐसा हरगिज नहीं होता राबिया, ऐसा हरगिज नहीं होता कि इधर आप ख्वाहिश का इजहार करें और उधर हवेली फरोख्त हो जाती। ये बहुत बड़ा सौदा है, आहिस्ता आहिस्ता ही गाहक लगेगा। तो क्या तब तक हम किराए के मकानों में रुलते रहेंगे? ऐसी ख्वाहिशें जिनकी बुनियाद बेवकूफी पर हो, उनमें रुलना शर्त, और मैं तुम्हारा साथ दे। आपका दबा दबा लहजा बता रहा है कि आप लोगों से बाबूजी के सामने कोई बात हुई नहीं। तुम तो चाहती यही हो कि अदालत से बैलफ लेकर जाए और बाबूजी का सामान उठाकर बाहर गली में फेंक दे। वो रात भी कुछ बोला है कि नहीं?
राहत, मुझे बताओ, बाबूजी के सामने हौसले से बात की या नहीं? फौजिया, हौसले और बदतमीजी में फर्क होता है। और तुम ये सुनना चाह रही हो कि हम तीनों भाइयों ने बाबूजी से बदतमीजी से बात की? मेरा ख्याल है, ख्याल क्या हकीकत है, कि हवेली बिकने का सबसे ज्यादा सदमा जमशेद को लगा होगा। जब हम वहां रहा करते थे ना, तो हम चारों भाई बाबूजी के जहन से सोचा करते थे, और जमशेद आज भी बाबूजी है। खैर, मुझे बताओ कि बाबूजी ने हवेली बेचने की कोई तारीख दी? फौजिया, तारीख तो खरीदार देता है, बाबूजी कैसे तारीख दे सकते हैं? बहरहाल, हमने अपना मुतालबा पेश कर दिया कि हवेली के बिकने के बाद हमें हमारा हिस्सा दे दें। अब देखो बाबूजी क्या चाल चलता है। चाल नहीं, हम तो बाबूजी को छोड़ आए, लेकिन बाबूजी ने हमारे चले आने को अभी तक कबूल नहीं किया। ताकि हवेली ना बिके। राहत, इसलिए मुझे बाबूजी की बातों से तो ऐसा नहीं लगा। तुम्हें इस दुनिया में रहना कहाँ है कि तुम दुनियादार लोगों की बातें समझ सको? शायद मुझसे गलती हो गई। हवेली जाते वक्त आपको कोई ऐसी दवाई पिला के भेजती जिससे आपका दिल आपके काबू में रहता। मेरा दिल काबू में है और काबू में था। तो फिर ये हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? बाबूजी के सामने पहली मर्तबा। यही तो कह रही हूं मैं। देखो ज़ैनब, बाज लोगों से हम हादसाती तौर पर अलग तो हो जाते हैं, लेकिन जज्बाती तौर पर उन्हीं से वाबस्ता रहते हैं। तो क्या हवेली फरोख्त करके अपना हिस्सा लेने के मुतालबे से दस्तबरदार तो नहीं हुए हो? ऐसी बात नहीं है। हवेली फरोख्त होगी और हमें हमारा हिस्सा मिल जाएगा। भाई, मैं तो समझती हूँ कि बाबूजी की मोहब्बत, बाबूजी की शफकत असल में मुनाफकत थी। मत करो ऐसी बातें कि जन्नत से दोज़ख जाने का फासला बहुत कम रह जाए। हम सब भाइयों के अंदर एक एक बाबूजी छुपा बैठा है। बाबूजी सच का निशान है। ये अलग बात है कि हमने उनसे अलग होने का फैसला कर लिया और अलग हो भी गए। शुक्र है आपने कहीं ये बयान नहीं दे दिया कि हम हवेली वापस जा रहे हैं। ज़ैनब, सियाने कहते हैं कि दोस्त को ऐसे हालात में छोड़ें कि दोबारा मिलने में कोई शर्मिंदगी, कोई हिचकिचाहट ना हो। वापसी के सारे रास्ते बंद नहीं करने चाहिए, बल्कि वापस जाने के लिए रास्ता। वाह, बड़े मुतासिर होके आए हैं वहां से। नहीं, मैं अलहदा हुआ हूं और अलहदा रहकर दिखाऊंगा। ये होता है अज़्म। भाई के लिए पहले मैं भी यही समझा था, और चंद लम्हों के लिए तो मेरे चेहरे पर खुशी, होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी कि शायद बेटे वापस आ गए हैं। मगर नहीं, वो तो धमाका करने आए थे, कर गए। हाय हाय बाबूजी, अब कौन सा धमाका रह गया था करने वाला? हवेली की फरोख्त का। नहीं बाबूजी, नहीं, आपकी जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता। हो रहा है ऐसा, रहीम बख्श, ऐसा ही हो रहा है। कुलसूम के सलाटे में आ जाने के बाद मुझ पर मुर्दरी तो छा ही गई थी। बेटों ने हवेली की फरोख्त का मुतालबा करके मुझ पर मिट्टी डाल दी। बाबूजी, ना मेरी बात सुने, आप मेहरों के बाप को साथ लेके जाएं, बात करें अपने बेटों से, ना बुलाइए। क्या बात हुई? रहम की अपील लेके जाऊं उनके पास जाऊं जिन्होंने आज तक पलट कर बहन का हाल तक नहीं पूछा। अच्छा, अब वो दोबारा हवेली की बात करने आए ना बाबूजी, तो मुझे खबर करना। अब मैं बोलूंगा। तुम बोलोगे तो शोर पड़ेगा, शोर पड़ेगा तो मोहल्ले वाले सुनेंगे, और मोहल्ला सुनेगा तो बदनामी होगी। बेरहमी की बात का रौला पड़ने दो बाबूजी, सुनने दो लोगों को। अखबारां दी रद्दी वेच लो, रसालियां दी रद्दी वेच लो, पुराने घ्यो दे डब्बे वेच लो, खाली बोतलां वेच लो, नायलन दीयां जुत्तियां वेच लो, जो कुछ वेचना अज वेच लो, फिर ना कहना फीका आया जे। वेच लो पुरानियां ब्रांडां वेच लो,
और पुराने स्कूलों ने कम दियां कापियां वेच लो। फीके तू? हाँ खाला मैं हूँ फीका। मेरे साथ का दूसरा नमूना तो मार्केट में आया ही नहीं। शादी होगी तो आएगा ना। ये क्या सब्जी लेके आई हो? सब्जी लेके आई हूँ। दूर से ही बासी लग रही है ईमान से। ये उसने चेक करके भी नहीं दिए कि ये मिठे हैं कि कौड़े हैं। है? मेरी एक बात सुनो खाला, मैं जब ये काम शुरू किया तो पहले ही सोचा था कि रद्दी का कारोबार अगर मेरा नहीं ना चला तो मेरा प्लान है सब्जी की दुकान खोलने का। तुम फिर मेरी दुकान से आगे ना ताजा सब्जी रोज लेके जाना। गोंगलू, हलवा, कद्दू, किया, तोरी, पिंडी, तोरी, सारियां तोरियां। गोंगलू, हलवा, कद्दू, अपने जी सब्जियां रखना। बस खाला जी। है तू ऐसे बरूपिया। बस खाला जब भी फीका मार्केट में आता है ना तो कोई ना कोई नया ही आइडिया फेंकता है। ये तो है। और फिर लोग कहते हैं कि इतनी सियानी बातें तू कहाँ से करता है, क्योंकि मैं अंग्रेजी को भी जरा मुंह मार लेता हूँ ना। हाँ ये भी है। हाँ, क्योंकि आजकल मैं रिसाले वगैरह अंग्रेजी के पढ़ता हूँ तो उसमें कोई ना कोई अंग्रेजी मेरी चोंच में अड़ी रह जाती है। आई लव यू खाला, आई कांट लिव विदाउट यू खाला। दवा भी हो, क्या आल फाल बकता रहता है। बस। अच्छा फीके तू मुझे ये बता कि उधर बाबूजी के क्यों नहीं आता तू? बाबूजी का घर मुझे तंदूर लगता है खाला। वहाँ पे बाप बेटे का रिश्ता, बहन भाइयों का प्यार सब सड़ के सुहा हो गया खाला। बाबूजी का चेहरा मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई अखबार हो जिसमें बेवफाई की खबरें छपती रहती हैं खाला। और मैं तो ठहरा छोटे हौसले का आदमी हूँ ना, तो मुझे हौसला नहीं पड़ता उनके घर जाने को। फीके आया जाया कर, तेरे आने से बड़ी रौनक होती है, बड़ा हंसाता रहता है तू। हंसाने वाला खुद ही गमज़दा हो जाए खाला तो वो हंसाएगा कैसे? सोचो खाला सोचो। अखबारां दी रद्दी वेले, रसालियां दी रद्दी वेले, उन्होंने डब्बे वेले, अखबारां दी रद्दी वेलो, रसालियां दी रद्दी वेलो, टुटियां बोतलां वेलो, नैलन दी टिक्कियां वेलो, टुटियां बोतलां वेलो। घर गई थी? हाँ। कोई बात हुई? यूसुफ मुझे वहां जाके ऐसा महसूस हुआ कि अगर कारोबार में सरमाया लगाने की बात दामाद करे ना तो उसका वजन कुछ और होता है। बस मैं चुप हो गई। इसका मतलब है कि मुझे जाना होगा? जी। लेकिन ज़ैनब, मैं ये समझता हूँ कि तुम बेटी हो और वालिदैन बहन भाई तुम्हारी बात का वजन महसूस करेंगे। बहरहाल यूसुफ, वजन किसी की भी बात का हो, आप मेरे साथ चलें ताकि आपके दिमाग पर से बोझ उतर जाए और आप कारोबार अच्छे पैमाने पे कर सकें। अर्शद भाई। हाँ बोलो। वो मैं आज आपसे एक जरूरी बात करने आया था। क्या बात है? दरअसल वो इतनी जल्दी में करने वाली बात नहीं है। कहवा पीने के बाद बात कर लेते हैं। अभी मुझे एक दो कॉल्स करनी है। ज़ैनब, यूसुफ ने अरशद से क्या बात करनी? अम्मी आपको तो पता है कि अब हम अलग हो गए हैं, हमें अपना घर भी बनाना है और गृहस्थी भी मुकम्मल करनी है। हाँ हाँ वो तो है, लेकिन बेटा घर तो बनते बनते ही बनता है। वो तो ठीक है आंटी, दरअसल देखिए ना, महंगाई के इस दौर में सिर्फ तनख्वाह से तो घर नहीं बन सकता। मैं अपना मेडिसिन का कारोबार करना चाहता हूँ नौकरी के साथ साथ। ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा, लेकिन इसके लिए ना हिम्मत करना पड़ेगी। अंकल, अगर आप साथ दें तो हिम्मत भी हो जाएगी। किस किस्म का साथ? वो क्या है कि कारोबार के लिए कुछ सरमाए की जरूरत होती है। अब मैं किसी गैर के सामने हाथ फैलाने से कतरा रहा हूं, और फिर अगर किसी दूसरे के साथ कारोबार किया जाए तो खामखा झगड़े हो जाते हैं। बेटा यूसुफ, ज़ैनब के अब्बू जब रिटायर हुए तो उन्होंने सारे पैसों से ये मकान बना लिया। अब तो जो कुछ भी है अरशद के पास है।
उससे बात कर लेते। अबू आप प्लीज अरशद भाई से बात करें। बेटा मैं कोई मुनासिब वक्त और अरशद का मिजाज देखकर बात कर लूंगा उससे। अबू आपको भी अरशद भाई का मिजाज देखना पड़ता है। ओ बेटा बताया है ना कि अब सब कुछ उन्हीं का है बस। अबू जी नहीं चाहता ऐसे शख्स की मदद करने को। जो बेटा अपने बाप का ना हो सका वो हमसे क्या वफादार होगा। ओ भी अरशद बेटा, हमारी बेटी ज़ैनब है उसके घर में यूसुफ की। तो बेटी ब्याही है तो जरूरी है कि हम सारी मदद हम ही करें। अब्बा जी, ज़ैनब बाजी को चाहिए था कि वो यूसुफ भाई को समझाती, हमसे कर्जा मांग के हमें शर्मिंदा ना करवाती। आई एम श्योर अब्बा जी, ये शख्स जिंदगी से घबराया हुआ है और ये कोई ना कोई 2 नंबर काम जरूर करेगा। आप ठीक कहते हैं। जब मैं ज़ैनब और यूसुफ को क्या जवाब दूं? जी ये लो। ये क्या है? अरे देखो ये ना, इसमें क्या है देखो। तौबा है, बड़ा सस्पेंस हो रहा है। देखो देखो। मंसूर कितना तरसीम है आपकी कमाई को अपने हाथों महसूस करने के लिए। जब हम हवेली में थे तो किस कदर खौफजदा रहते थे हम अपनी जरूरतें बयान करने के लिए। अच्छा ये बताओ कि इतनी रकम का करोगी क्या? बैंक में रखूंगी और कहा, मगर मंजूर अपना घर वो भी बन जाएगा। मंजूर हम मकान से निकले हैं, अब अपनी कोठी बनाएंगे। सब कुछ बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा, क्योंकि अभी सभी कुछ तो बनाना है। मंजूर ये कागज के टुकड़े भी क्या चीज है। इंसान की ख्वाहिशों को जिंदगी बख्श देते हैं। ए मैडम, दुनिया में वापस आ जाओ। मंजूर एक बात तो बताएं, ये इतनी सारी रकम आई कहां से? 2 नंबर की कमाई गिनी जाती, पूछी नहीं जाती। जी किससे मिलना है आपको? यही सवाल तो मैं किया करता हूं इस दरवाजे पर आने वालों से। फौजिया, फौजिया। रजिया ये साहब है, आने दो इन्हें। माफी चाहती हूँ साहब, आइए। कैसी हो? ठीक हो? आई एम सॉरी, रजिया को मैंने आज ही रखा है, पहचानती नहीं है तुम्हें। लेकिन मैं तो उसकी जिम्मेदारी पर खुश हूं। क्या करती, अकेली थी, मैंने कहा चलो कोई तो हो जिससे बात कर सकूं। हाँ, भरा घर छोड़ आई हो, वहशत तो होनी थी तन्हाई से। बात यह है कि हम अपनों की रौनक तो छोड़ आए और अब गैरों से रौनक कर रहे हैं। रईस बख्शा, वो तो मुझे कहाँ ले आया? बचपन जवानी यहाँ गुजरा। याद है बाऊ, जब हम यहाँ थिएटर देखने आते थे, सर्कस देखने आते थे और कभी दंगल देखने भी आया करते थे। याद है ताम मोहम्मद, जब यहाँ जलसा हुआ था,
एक किस्म की पाकिस्तान की सबसे पहली ईंट यहाँ रखी गई थी, यहाँ जहाँ ये मीनार खड़ा है। यार उस वक्त हम बच्चे थे ना, लोगों में घिरे हुए नारे मार रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहु यार देना, मैं तुझे बुझे हुए माहौल से निकाल के यहाँ लाया हूँ। यहाँ देख कितनी खुली हवा है, खुली फिजा है। यार सारे मसले हल हो जाएंगे रहीम बख्शा, लेकिन कलसूम अभी रहने दे यार बाबू। अभी तो सिर्फ ना जमशेद के बारे में सोच। अब मैं जमशेद के बारे में सोचूं या कलसूम के बारे में सोचूं? बाबू यार जमशेद के बारे में ही सोच सिर्फ। उसकी तू ऐसा करना, शादी कर दे, घर में रौनक हो जाएगी और तेरा दिल लग जाएगा। अच्छा यार मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम दो। हाँ हाँ सोच ले तो। बाबूजी चाय पी लीजिए। भाई जी आप चाय पिए, मैं आ रही हूँ काम खत्म करके। चाय को हाथ तक नहीं लगाया भाई जी। सोचे उतार फेंके। बहन जी वो मैं इम्तिहान में फंस गया। अल्लाह रहम करे, अब क्या इम्तिहान आ गया? पुरानी दोस्ती है, कहीं दाव पर न लग जाए। भाई जी खोल कर बात करें। बात ऐसी है बहन जी कि मैंने कभी अपने आप से भी खुलकर बात नहीं की। फिर उलझा दिया, बात कहो भाई जी। रहीम बख्श की बेटी, रहीम बख्श ने ऐसी बात की है जिसका मतलब जमशेद की शादी कर रहा है। अच्छा समझ गई। तो भाई जी आप जमशेद से बात कर लें। कैसे? और उसने भाई जी जमशेद आपके तीनों बेटों से मुख्तलिफ है। आपको पता नहीं, जब आपका एक्सीडेंट हुआ था तो आपको खून की जरूरत पड़ी थी। जमशेद और कुलसूम का खून आपको रास आया था, बाकियों का खून सफेद हो चुका था और है, इसलिए उनका खून आपको रास नहीं आया। मुझे यकीन है जमशेद आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा और दोस्ती बचाएगा आपकी। बहन दुआ करना। लगता है भाई जी आपके तीनों बेटों की नाफरमानी ने आपका जमशेद से बात करने का हौसला छीन लिया। हाँ बस कुछ ऐसे ही है। भाई जी अगर आप जमशेद से बात ना भी करें तो रहीम बख्श को हाँ कह दें तो जमशेद से उम्मीद। अम्मी की तरफ से कोई जवाब आया? फोन करूंगी आज वैसे मैं। तो अभी कर लो ना, मैं इधर ही हूँ। उन्हें कोई बिजनेस के मुताल्लिक पूछना होगा तो मुझसे पूछ लेंगे। करती हूँ। हेलो। हाँ बेटा मैं तुम्हारा अब्बू ही बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। अब्बू वो यूसुफ पूछ रहे थे कि वो जो कारोबार की प्रपोजल उन्होंने दी थी उसका क्या बना? बेटा वो अरशद से बातचीत हुई है, वो भी एग्री है। वाकई अब्बू भाईजान एग्री कर गए। मुबारक हो यूसुफ, भाईजान एग्री कर गए जी। बरखुरदार पहले पूरी बात तो सुन लो। अरशद ने बताया है कि उसने अपनी सारी रकम डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स में लगा रखी है और वो सर्टिफिकेट्स 3 साल बाद मैच्योर होंगे। ये क्या बात हुई अब्बू? अरे बेटा मजबूरी है, वरना तो वो भी बहुत खुश था। शुक्रिया अब्बू। हाँ क्या मसला है? अब्बू कह रहे हैं कि भाई ने अपनी रकम डिफेंस सेविंग्स में लगा रखी है, 3 साल बाद मैच्योर होंगे वो। तुम्हारा भाई अरशद जो है ना, वो एक मुनाफिक शख्स है, अपनी बीवी के हाथों पे खिलौना बना हुआ है। वो शख्स धोखा खाएगा।
बीवी के इशारों पर नाचने वाला शख्स हमेशा। मुझे सुना रहे हो? मैंने एक फैक्ट बयान किया है जो मुझ पर भी लागू होता है। तुम पहले सरकार आप खुद पंक्चर थे और अब आपकी साइकिल भी पंक्चर हो गई है। अब क्या करोगे? जो मुझे करना चाहिए। ऐसे करो, ये साइकिल समेत मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, चल के इस साइकिल को ना नहर में फेंक देते हैं। सवार समेत? तुम जाओ, मैं भी पंक्चर लगवा के आता हूँ। सुनो, मैं तुम्हारी वो दोस्त बनना चाहती हूँ जो दोस्त की मुसीबत में उसके काम आती है। ओहो, ख्यालात तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनके इजहार का ये वक्त बिल्कुल ठीक नहीं है। प्लीज। किधर जा रहे हो? किधर का ख्याल है? बीमार सैकड़ों का यही अस्पताल है। डॉक्टर रफीक और रफीका, किधर जा रहे हो? किधर का ख्याल है? 2 मिनट रुकना। बीमार सैकड़ों का यही अस्पताल है। अभी रेती लगा रहा है, फिर छिलोछन लगाएगा, फिर चेक करेगा, पंचर हो तो बताएगा। ये क्या है? तुम्हें पता है, फीका जब भी मार्केट में आता है नई आइटम लेके आता है। हाँ। ये क्या चीज है? ठीक है, वो मेरे साथ है, क्लास फेलो मेरी। हाँ, साथ पढ़ते पढ़ते कहीं पक्की साथ ही ना रह जाए। ओहो, ठीक है, मैविश है। ये मैविश है? हाँ। अगर ये मैविश है ना, तो आज फीके को मत रोकना। पढ़ो यार। ये लें जी, पिए। ये मना भी करे ना, आप एक ही डीक में पी जाए। मुझे फीका कहते हैं, आप वैसे जो मर्जी कह लें, बस इसी तरह हंसती रहिएगा। ओह माय गॉड नहीं, अपनी गाड़ी में कोई ऐसा गाना लगाएं जिसकी धुन पे फीका पंचर लगा दे। वेरी गुड। तो प्यास लग गई? हाँ, जरूरतों की प्यास नहीं बुझ रही। क्या मतलब? मतलब क्या होना है, मैं अपने घर से बस मैं अलग हो गया हूं, लेकिन अपनी जरूरतें अलग नहीं कर सका। वो मेरे साथ ही रही। मुझे बताओ मेरी जान, मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ रकम चाहिए? नहीं, तो मुझे अपने जैसा बना लो। तुम्हें तो नफरत थी 2 नंबर काम से, अब क्या हुआ? 1 नंबर महरूमियों का दूसरा नाम है। नफरत होगी 1 नंबर काम से। बहुत होशियारी से करने वाला काम है, असली दवाइयों में नकली दवाइयां मिक्स करके सप्लाई करना। कर लूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा, तुम बस मेरे लिए 2 नंबर दवाइयों का इंतजाम कर दो। सुबह आ जाना, काम हो जाएगा। मगर एक बात याद रखना, ब्लैक मार्केटिंग, स्मगलिंग यानी हर 2 नंबर के कारोबार के लेन देन में ईमानदारी बरतनी बहुत जरूरी है। समझ गया। आज का सबक पहला सबक है, कभी नहीं भूलूंगा। महरूमियों को शिकस्त देना है मुझे। चलें फिर? हाँ, चलें। क्या बना? बातचीत कर आया, लेकिन ज़ैनब,
बात शुरू करने में बड़ी देर लग गई। हिचकिचाहट, खौफ, कभी 2 नंबर काम किया जो नहीं। ओहो यूसुफ, 2 नंबर काम अब आम हो गया है। तुम्हारी बात दुरुस्त है ज़ैनब, लेकिन ये नाकिस और गलत दवाइयों से लोग मर भी तो जाते हैं। हम भी तो मर ही रहे हैं यूसुफ। आप, मैं, हमारे बच्चे, हम